आप सबको जोहार। और आज है तारीख 29 दिसंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है धनबाद से। यहां गोविंदपुर क्षेत्र अंतर्गत आमाघटा में शुक्रवार अले सुबह पार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई और इसके बाद घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल की एक गाड़ी आग को पूरी तरीके से बुझा नहीं पाई। तो ऐसे में मौके पर दमकल की दूसरी गाड़ी भी आग बुझाने पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका, लेकिन आग बुझाने के क्रम में काफी ज्यादा नुकसान तब तक हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चाईबासा से, जहां पर जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मेहराम साई से सैन दोहरी जाने वाली सड़क स्थित पाता बांधा तालाब के पास 63 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक की पहचान 63 वर्षीय आयबन लागूरी के रूप में हुई है, जो कि रिश्ते में जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू के चाचा ससुर भी हैं। और अपराधियों ने आयबन की चेहरे को यहाँ पर पत्थर से कुचकर हत्या कर दी। और यहां पर घटना की सूचना पर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी शिव नारायण तिवारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। अब यहां पर हत्या के मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक बुधवार को आयबन अपने रिश्तेदार के घर उड़ीसा क्रियाक्रम में गए हुए थे और वहीं देर रात वापस आने के क्रम में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हमसदा गांव के पाता बांधा तालाब के पास किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ उनकी हाथापाई हो गई। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। गुरुवार को तालाब में नहाने गए युवकों ने आयबन लागोरी के शव को देखा और जिसके बाद जगन्नाथपुर तथा जटिया थाना को यहां पर इसकी जो जानकारी है वो दी गई। अब यहां पर घटनास्थल पर ही शव पड़ा हुआ मिला और यहां पर उसके आसपास करीब 8 से 10 किलो का पत्थर भी रखा हुआ था। पत्थर पर खून भी लगा हुआ था और इसको लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि इसी पत्थर से उस अधेड़ के चेहरे और कनपट्टी के हिस्से में वार किया गया होगा। थाना प्रभारी शिव नारायण तिवारी ने बताया है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर पुलिस जो है वो इसकी जाँच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जातीय जनगणना को लेकर, जहां पर झारखंड में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस और राजद इस मामले को लेकर प्रमुखता से इसको उठा रहे हैं और गुरुवार को कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिसमें इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव भी दिया गया है। और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक में कहा है कि राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कांग्रेस शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में है और यहाँ पर राहुल गांधी भी समय समय पर और इसके अलावा रैलियों में भी उन्होंने जातीय जनगणना को प्रमुखता से उठाया और इसके बारे में बात भी की है। और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आरजेडी की, तो यहाँ पर लालू प्रसाद की राजद के एजेंडे में भी जातीय जनगणना है। राजद ने चुनाव के घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था और पार्टी ने विभिन्न मंचों से इसे प्रमुखता से उठाया भी है। और यहाँ पर झारखंड में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कांग्रेस है, राजद है, इस मुद्दे को तो उठा रही है। अब ये लागू होगा नहीं होगा, कितना प्रेशर बनेगा और इससे आगे क्या फायदा होगा हमें वो तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे में 1 जनवरी से करीब 20 ट्रेनों का जो समय है वो बदलने वाला है और ये बदलाव 15 मिनट से 1 घंटे तक का हो सकता है। और इसके साथ ही कोल्हान के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 44 ट्रेनों का नंबर प्लेट भी 1 जनवरी से बदला जा रहा है। और बाकी यहाँ पर सारा जो डेटा डिटेल्स है आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सी वो ट्रेनें हैं जिनका जो समय है वो बदला गया है। उसकी पूरी लिस्ट, डेटा डिटेल्स और टाइम, पूरा जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो इसको यहाँ पर आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, शायद फ्यूचर में आपके काम आ जाए अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो फ्यूचर में 1 जनवरी 2025 के बाद।
चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राजधानी रांची में दुष्कर्म और छेड़खानी की बढ़ती घटनाएं जो हैं वो चिंताजनक हैं और आज स्थिति इतनी ज़्यादा डरावनी हो गई है कि स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं भी डरी सहमी हुई हैं। हाट बाजार जाने वाली महिलाएं भी खौफ में जी रही हैं और यहाँ पर महिला सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो सिर्फ मैया समान योजना की घोषणा कर अपने सारे गुनाहों को छुपाने का प्रयास जो है वो कर रही है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड पुलिस दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करे, साथ ही यहाँ पर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल की भी पहल करे ताकि यहाँ पर जो न्याय है वो जल्द से जल्द मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत काफी ज्यादा बेहाल और बदहाल है और इसकी पुष्टि खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद की है। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि निरीक्षण के दौरान मंत्री इरफान ने अस्पताल में कई बंद पड़े कमरे और खराब मशीनें पाई और ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार भी लगाते हुए इन कमरों को खोलने और मशीनों का उपयोग करने का निर्देश दिया। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने देखा कि अस्पताल में कई जगह फर्श टूटे हुए हैं और मरीजों के लिए पर्याप्त बेड भी नहीं उपलब्ध है और इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने गहरी नाराजगी भी जताई है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा रिम्स में सुधार करने के लिए कई कदम उठाने का आदेश भी दिया गया है और इसके तहत पुराने उपकरणों को बदला जाएगा, इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और जल्द ही सेंट्रल लैब शुरू किया जाएगा। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय सिंह ने जानकारी दी है कि अभी रिम्स की इमरजेंसी में केवल 40 बेड हैं जिन्हें बढ़ाकर 80 किया जाएगा। अजय ने यह भी बताया है कि यह काम अगले 2 महीनों में पूरा किया जाएगा। और वहीं पर इस संबंध में रिम्स निदेशक ने माना है कि अस्पताल में बेड की कमी होने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वे मंत्री के निर्देशों का पालन करेंगे और साथ ही अस्पताल में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पाटन प्रखंड के पाटन गांव में बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी को अपना निशाना बनाते हुए 9 लाख रुपए के गहनों की लूट की है और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जो हैं वो फरार हो गए। और घटना शुक्रवार 27 दिसंबर के दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और मिली जानकारी के मुताबिक पाटन के रहने वाले कामेश्वर सोनी बाइक से ग्राहक से उधार पैसे लेने जा रहे थे और उसी वक्त रास्ते में बांका नदी पथ पर 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया, इससे कामेश्वर सड़क किनारे गिर गए और तभी बदमाशों ने गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें रखे 3 किलो चांदी के आभूषण, 100 ग्राम सोने से भरा पैकेट और 4000 रुपए नगद लूट लिए और फरार हो गए। अब यहाँ पीड़ित कामेश्वर ने घटना की जानकारी पाटन पुलिस और किशनपुर ओपी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। और मामले के संबंध में ओपी प्रभारी किशनपुर प्रभात किरण ने बताया है कि घटना दिन के 2 बजे के करीब की है और पुलिस यहां पर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घटना के दौरान लूटे गए आभूषण की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए इनके सारी गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत 1109 संस्थाओं के निबंधन को निबंधन नियमावली के तहत स्थगित करने का आदेश दिया है। उप निबंधन महानिरीक्षक ने हस्ताक्षर कर इस आदेश को जारी किया है। दरअसल सभी संस्थाओं को अंतिम मौका देते हुए 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में अपना जवाब समर्पित करने का समय दिया गया था। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि अगर दिए गए तारीख तक जवाब नहीं आया तो एक तरफा कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो सरकार को विभिन्न जगहों से इन संस्थानों को लेकर शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद शिकायत के आधार पर दस्तावेजों की जांच और विभाग में समर्पित दस्तावेज की समीक्षा कराई गई और जिसमें यह बात सामने निकल कर आई कि झारखंड राज्य में निबंधित अधिकांश संस्थाएं संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत निबंधित के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और पूरे मामले में हजारों संस्थाओं को चिन्हित किया गया था और उन्हें नोटिस
नोटिस भी भेजकर अधिनियम का अनुपालन करने को कहा गया, लेकिन जब संस्थानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तब सरकार के तरफ से एक्शन लिया गया और उनका निबंधन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। साथ ही निबंधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ये संस्थाएं किसी भी प्रकार का चल अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और इस खबर की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया था और इसके बाद शुक्रवार को वे गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। वहां पर उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और साथ ही मनमोहन सिंह के परिवार वालों के साथ मुलाकात भी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम शनिवार को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाला था और इसमें झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाती, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और 28 दिसंबर को नामकुम में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में सामूहिक रूप से राशि ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खातों में 2500 रुपए की जो राशि है वो 26 दिसंबर से ही भेजी जाने लगी है और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के कारण मैया सम्मान का जो कार्यक्रम है उसको टाल दिया गया, पर मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनता से किया था उसे पूरा कर रहा हूं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हर मैया के खाते में हर महीने 2500 रुपए यानी कि साल के पूरे 30,000 रुपए हमेशा उनको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद के पुराने डीसी ऑफिस में एसीबी की टीम ने छापेमारी कर प्रधान सहायक संजय कुमार और उसके सहयोगी सोमनाथ चटर्जी को 6,500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने संजय कुमार के भिस्तीपाड़ स्थित देवालय अपार्टमेंट में भी छापा मारा, लेकिन वहां से कोई भी संदिग्ध चीज जो है वो नहीं मिली है। और मिली जानकारी के मुताबिक धैया निवासी मनोहर महतो ने एसीबी में शिकायत दर्ज की थी कि टुंडी इलाके में जमीन के दस्तावेज के बदले उनसे 6,500 रुपए जो है वो रिश्वत मांगी जा रही थी। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उन्हें परेशान किया जाने लगा। तब जाकर मजबूर होकर मनोहर ने 20 नवंबर को एसीबी से शिकायत की और शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने रिश्वत मांगने की बात सही पाई है और इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और संजय कुमार और साथ ही साथ सोमनाथ चटर्जी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि शिकायतकर्ता मनोहर महतो पिछले कई दिनों से जमीन के दस्तावेज लेने के लिए ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन रिश्वत की मांग पूरी न करने पर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। डीएसपी ने यह भी बताया है कि इस साल धनबाद रिकॉर्ड रूम से रिश्वत लेते पकड़े जाने का यह 11वां मामला है, यानी कि मामला जो है वो बेहद ही ज्यादा गंभीर है और लगातार आए दिन इस तरीके से रिश्वत की मांग जो है वो की जा रही है और इस तरीके से धांधली किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की मौत हो गई है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनका जो शरीर है वो 65% जल चुका था और डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसडीओ के साले राजू कुमार गुप्ता ने लो सिंघना थाने में केस दर्ज कराया है और एफआईआर में एसडीओ के अलावा उनके पिता दुर्योधन साव, छोटा भाई शिवनंदन कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी को आरोपी बनाया गया है। और यहाँ पर राजू ने शिकायत में ये कहा है कि उनकी बहन बार बार कहती थी कि उसके पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है और इस बात पर दोनों के बीच विवाद होता था और इस मामले में एक बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी। तब एसडीओ ने यह कहा था कि आगे शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर दोनों में विवाद जो है वो शुरू हो गया और उसके बाद जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो एसडीओ ने कहा था कि जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं अनुमंडल पदाधिकारी हूं, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ही धमकी एसडीओ के पिता, छोटे भाई और उनकी पत्नी ने भी दिया था। राजू कुमार के मुताबिक 26
दिसंबर को सुबह 8:45 बजे एसडीओ के भाई ने फ़ोन कर कहा कि अनीता जल गई है और यह कहकर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि हजारीबाग के एक अस्पताल से बहन को रेफर कर दिया गया है। उन्हें बोकारो के बीजीएच में ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर घटना जो है वो कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी जानकारी दी ही नहीं गई और बाद में पता चला कि घटना सुबह 7 बजे की है और हम लोग बोकारो पहुंचे तो देखा कि बहन जो है वो बुरी तरीके से झुलस चुकी थी और बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। अब यहाँ पर एसडीओ अशोक कुमार ने कहा है कि गुरुवार को पत्नी मॉर्निंग वॉक जाने के लिए तैयार थी और घर में रंग रोगन का काम जो है वो चल रहा था, इसलिए मैंने पत्नी को रोका तो वो नाराज हो गई और खुद पर तेल छिड़कर आग लगा ली और उसे बचाने में मेरे हाथ भी जल गए हैं। अब यहाँ पर किसका विश्वास करें और किसका नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही तहकीकात के बाद पता चलेगा जब पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र के नासिक की एक लड़की को पकड़ा गया है और उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया गया है। और यहाँ पर लड़की ने बताया कि वह अपने दोस्त जो कि दुमका में रहता है उससे मिलने आई थी। दरअसल ऑपरेशन डिग्निटी के तहत आरपीएफ ने शुक्रवार को एक मराठी लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया और यहाँ पर आरपीएफ के मुताबिक शुक्रवार को नासिक पुलिस ने सूचना दी कि 18 वर्षीय युवती हिमांशी धर्मेश कंकरिया जो है वो अपने घर नासिक से 25 दिसंबर को गुम हो गई थी। नासिक के पंचवटी पुलिस थाना में मिसिंग का मामला दर्ज हुआ। लड़की की तलाश में नासिक पुलिस और लड़की के रिश्तेदार मोबाइल लोकेशन के आधार पर धनबाद आए और बरामदगी के लिए सहयोग मांगा। धनबाद रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया से लड़की को बरामद किया गया। अब यहाँ पर लड़की ने अपने बयान में बताया है कि दुमका के 23 वर्षीय युवक श्रेयांश बसंत कुमार गुप्ता से स्नैपचैट पर बात करती थी। मेरा मन उससे मिलने को कर रहा था और इसीलिए मैं मां से बहाना बनाकर नासिक रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठकर धनबाद आ गई और फ्रेंड के इंतजार में पार्किंग में खड़ी थी और इसी दौरान पकड़ी गई। और लड़की ने मौखिक रूप से बयान में बताया है कि यात्रा के दौरान उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। अब यहाँ पर इसके अलावा बयान दर्ज करने के बाद आरपीएफ धनबाद ने लड़की को परिजन एवं नासिक पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो के कासमार थाना क्षेत्र के सोनपुरा काथारा रोड पर शुक्रवार सुबह अवैध बालू ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों की जोरदार टक्कर हो गई और इसमें 4 वर्षीय श्रेयांश कुमार की मौत हो गई जबकि 3 वर्षीय रितिका कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। और घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों ट्रैक्टर चालकों को पकड़कर खूंटे से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे खेतकों की ओर से बालू लादकर आ रहा एक ट्रैक्टर सोनपुर के रास्ते जा रहे यहाँ पर खाली ट्रैक्टर से टकरा गया और जोरदार टक्कर के बाद खाली ट्रैक्टर का इंजन पास की एक राशन दुकान से जा टकराया और दुकान के पास खाट पर बैठकर बिस्किट खा रहे 2 बच्चे यहाँ पर इसकी चपेट में आ गए। अब यहाँ पर श्रेयांश की हालत गंभीर होने पर उसे पहले बीजीएच बोकारो और फिर रांची रेफर कर दिया गया। रांची ले जाते समय उसकी मौत हो गई। रितिका को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। और यहाँ पर दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों ट्रैक्टर चालकों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर कासमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों चालकों को छुड़ाया। और घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, कासमार अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। लेकिन रांची में इलाज के दौरान श्रेयांश की मौत के बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया और देर शाम तक ग्रामीणों, प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जो है वो जारी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जॉब वैकेंसी को लेकर, जहाँ पर झारखंड में वित्त विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। और यह नियुक्ति जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लेखा सहायक के 384 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें वरीय लेखा सहायक 217 और 70 लेखा अधीक्षक भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर इसके लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो इंटर पास और इसके साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और अशुद्धि अधिकतम 2% तक मान्य होगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष रखी गई है। उम्र सीमा की गणना अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को होगी।
और यहाँ पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। और राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका जो गजट है वो प्रकाशन भी कर दिया है। और इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 और यहाँ पर लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति गठन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची का भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क यानी कि जेल पार्क जो है वो शनिवार से 2 दिनों तक बंगाली परिवेश में ढला हुआ नजर आएगा। और आखिर ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जेल पार्क में 28 और 29 दिसंबर को पौष मेले के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और यह पारंपरिक मेला रांची वासियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पर इसके लिए अंगतुक जेल रोड स्थित ईस्ट गेट से प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले पौष मेले में जो लोग हैं वो बंगाली समुदाय की परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में करीब से जानने का उनको अवसर मिलेगा। और पूरे कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक ढेका, चलनी, टुकरी और ताड़ के पत्तों से बने हाथ पंखे से सजाया गया है। और यहाँ पर इसकी जानकारी शुक्रवार को ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के नामकुम में शनिवार को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से राज्य में 7 दिनों तक राजकीय शोक हो गया है और जिसकी वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि आज कार्यक्रम भले आगे टल गया है पर हमारा वादा अटल है। सभी बहनों के खातों में मैया सम्मान की राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और यहां पर आगे भाजपा पर कटाक्ष करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि भाजपा ने अब तक हरियाणा में क्यों नहीं यहां पर बहनों के खातों में 2100 रुपए भेजे। अब भाजपा कब देश की बहनों के खातों में 2500 रुपए भेजना शुरू करेगी। उड़ीसा में 830 और असम में 1250 नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। और ये सवाल झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए एक पोस्ट के माध्यम से किया गया है। और इस पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। इसका कारण है पाकुड़ में सरकारी जमीन पर जारी अवैध निर्माण, आदिवासी समुदाय का विरोध और मांझी पहाड़िया समुदाय का आरोप, मेला के बहाने कब्जे की साजिश। और लेकिन यहाँ पर इस पर सरकार और प्रशासन मौन क्यों है? क्या आदिवासी अपनी ही जमीन पर पराये बन जाएंगे? आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में प्रशासन विफल क्यों है? अब यहाँ पर इस मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार से सवाल किए हैं कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी और सरकार द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का हक छीना नहीं जा सकता। सीएम आपकी चुप्पी आपकी हिम्मत बढ़ा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि वे फिर से झुम्मों में शामिल हो सकते हैं। और इन सारी चर्चाओं पर चंपई सोरेन ने कहा है कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ और भविष्य में भी वहीं रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई भी इरादा नहीं है। तो यहाँ पर चंपई सोरेन ने इन अफवाहों को लेकर ये स्टेटमेंट जारी किया है। हालांकि इससे पहले भी अफवाहें उड़ रही थी और जिसको लेकर मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया भी है। हालांकि वो तब भी झूठ था और अभी अगर उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया है तो शायद वो अभी झूठ ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा।
अब वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस मामले को न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है और झारखंड हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया गया था और यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दिया था और इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 18 अक्टूबर को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब वहीं पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो जवाब है उसको दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी और जिसमें इस याचिका पर विचार किया जाएगा। फिलहाल धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की भूमिका की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रुकी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर टाटा स्टील UISL ने टाउन के कैंटीन का जो रेट है उसको बढ़ा दिया है और मैनेजमेंट की ओर से कैंटीन का जो रेट है उसको बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव यूनियन को नहीं दिया गया था, लेकिन अचानक से इसका रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है और इसके तहत खाने के रेट को 50 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 25 रुपये था। वहीं कैंटीन के नाश्ते को 10 रुपये और उससे अधिक तक का कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इससे ठेका श्रमिकों पर अतिरिक्त तो बोझ बढ़ा है और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खर्च को कम करने के लिए और सब्सिडी को बंद करने के लिए कंपनी की ओर से पहले से अध्ययन कराया गया है और जिसके तहत टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और टाटा स्टील UISL के ऑफिसर के कैंटीन का जो रेट है उसको यहाँ पर फिर से कम कर दिया गया है। कंपनी के ऑफिसर के कैंटीन में जो खाना 25 रुपए का था उसको बढ़ाकर सीधे 85 रुपए का कर दिया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने वहां पर खाना कम कर दिया। इसके बाद से फिर से खाने के रेट को घटाकर 50 रुपए कर दिया गया, जिसको श्रमिक यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने बताया कि कैंटीन के रेट को कम करने को लेकर बातचीत अभी फिलहाल चल रही है और लगता है कि शायद कम हो भी जाए। जिस तरीके से यहाँ पर जो 85 रुपए कर दिया गया था अधिकारियों के लिए, बाद में उसको 50 रुपए करना पड़ा, तो शायद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रियायत जो है वो यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको शायद मिल जाए। अब इसको लेकर आगे ये बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो या फिर अन्य सारे कर्मचारियों के रेट को बेतहाशा नहीं बढ़ाया जाए, इसके लिए मैनेजमेंट से आग्रह किया गया है। अब यहाँ पर अधिकारियों के खाने का जो रेट है जिसको 50 रुपए से 85 कर दिया गया था और बाद में उसको कम करना पड़ा, तो यहाँ पर शायद चांसेस हैं कि यहाँ पर जो महंगाई होने वाली है श्रमिकों के लिए शायद उसको यहाँ पर कम कर दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर गुमला जिले के कोराम्बी गांव में एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया था और इस मामले की जांच के लिए SDPO सुरेश प्रसाद यादव जो है वो गांव पहुंचे, जहां उन्हें ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए मिले। डर की वजह से ग्रामीण जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं और गाँव में मौजूद कुछ लोग भी इस घटना पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं पर एक ग्रामीण ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि बुधवार को कर्मपाल उरांव की मंगरी देवी की मौत जो है वो कुएं में डूबने से हुई थी। शाम को उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी झाड़ फूंक करने वाले बुद्धेश्वर उरांव वहां पर पहुंचे और उनके साथ बहस और धक्का मुक्की हो गई, लेकिन ग्रामीणों ने मामला जो है वो शांत करा दिया और इसके बाद कर्मपाल उरांव ने गुस्से में टांगे से हमला कर बुद्धेश्वर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और जलती चिता में फेंक दिया और इस वजह से ये सब देखकर वहां मौजूद ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए और अपने घरों में बंद हो गए। वहीं कर्मपाल और झंडी उरांव शव जलने का इंतजार करते रहे और वहीं बुद्धेश्वर उरांव के बेटे ने बताया कि घटना के दिन जब उनके पिता देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनकी तलाशी शुरू की गई। गांव वालों से पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया और ना ही दरवाजा खोला और ना ही कोई जानकारी दी। सुबह जब वे शमशान घाट पहुंचे तो 2 शवों के अवशेष मिले, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो पाया। बेटे का कहना है कि अगर ग्रामीण समय पर मदद करते तो शायद उनके पिता की जान बचाई जा सकती थी। अब यहाँ पर पुलिस ने इस मामले में झंडी उरांव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी कर्मपाल उरांव जो है वो फरार है। हालांकि शुरू में पुलिस ने इसे जमीन विवाद का मामला समझा था, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि अंधविश्वास के चलते बुद्धेश्वर को दोषी ठहराकर यह घटना हुई है। सदर अस्पताल गुमला ने इस मामले में 3 सदस्यीय चिकित्सा टीम का गठन किया है। डॉक्टरों ने बताया कि जले शव की जांच के लिए इसे रांची फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।